नमस्कार साथियों। जैसा इस समय एक नाम चर्चा में बना हुआ है, एक क्षेत्र चर्चा में बना हुआ है, आप लोग भी बार-बार नाम सुन रहे होंगे क्षेत्र का। और एक व्यक्ति विशेष हैं सोनम वांगचुक, जिनका नाम इस समय चर्चा में है, आप लोग सुन रहे होंगे। तो आखिर क्यों लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्यों लद्दाख के लोग अनशन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं? सोनम वांगचुक क्यों सक्रिय रूप से उसमें भाग ले रहे हैं, उनके साथ सक्रिय हैं? क्यों, क्या जरूरत पड़ी उनको ये सब करने की? तो इन सबके साथ जुड़ा हुआ जो शब्द है, इन सबसे के साथ जो एक जुड़ी हुई चीज है, वो है यूनियन टेरिटरी, संघ शासित राज्य या प्रदेश या क्षेत्र। यहां पर हम चर्चा करेंगे इसी संदर्भ में, क्या होता है संघ शासित प्रदेश, कैसे अलग है संघ शासित प्रदेश एक सामान्य जो राज्य होता है राज्य से, कैसे अलग है वहां की विधानसभा का काम करने का तरीका और एक संघ शासित प्रदेश के राज्य में जो काम करने का तरीका है, जो गवर्निंग बॉडी है या जो प्रशासन व्यवस्था है। इसके साथ ही लद्दाख के परिप्रेक्ष्य में हम इसको समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने नाम लिया, मैंने लद्दाख से शुरू की थी अपनी बात, लद्दाख पे ही खत्म करूंगा। और आखिर मैंने क्यों नाम लिया लद्दाख, ठीक है? तो आइए बात करते हैं साथियों, क्या है यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश, क्या व्यवस्था है वहां की, कैसे काम करता है एक संघ शासित प्रदेश और एक सामान्य राज्य। आइए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो समझने की बात है वो हम ये समझते हैं कि आखिर संघ शासित प्रदेश क्या है। जब हम राज्य की बात कर रहे हैं कि भाई भारत है, लोकतंत्र है, राज्यों में बटा हुआ है, सब राज्य हैं, सब राज्यों के पास अपनी अपनी व्यवस्था है, मतलब एक जैसी ही व्यवस्था है सारे राज्यों में और सब शासन व्यवस्था चला रहे हैं। तो ये आखिर संघ शासित बात कहाँ से आ गई? केंद्र सरकार को अपने अधीन रखने की क्या जरूरत पड़ गई कुछ क्षेत्र विशेष को, कुछ जगह विशेष को, और क्यों आखिर ये ऐसी मतलब व्यवस्था की गई है? तो सबसे पहले हम समझते हैं संघ शासित प्रदेश। संघ शासित प्रदेश जो है वो प्रदेश होता है जहां पर सीधे तौर पर केंद्र सरकार का यानी संघीय सरकार का सीधा नियंत्रण होता है, सीधा दखल होता है। वहां पर राज्य सरकार बहुधा मामलों में नहीं है, तो वहां पर जो केंद्र सरकार है वो अपने प्रतिनिधि को नियुक्त करती है शासन के लिए। और जहां पर कुछ जगहों पर जो है वहां पर विधानसभा मौजूद है संघ शासित प्रदेशों में भी, लेकिन वहां पर भी संघ शासित प्रदेश में केंद्र सरकार के पास या संघीय सरकार के पास ज्यादा शक्तियां हैं राज्य की अपेक्षा। और जहां पर संघीय व्यवस्था नहीं है, आखिर मतलब राज्य व्यवस्था है वहां तो चलो ठीक है चल रहा, जहां संघीय व्यवस्था है वहां राज्य मतलब ये क्यों मांग होती है कि हम वहां पर विधानमंडल होना चाहिए। तो एक तो ये चीज हो गई कि संघीय व्यवस्था मतलब सीधे सीधे केंद्र सरकार का शासन। दूसरी चीज यहाँ पर जो है वो ये है कि थोड़ा सा इसका इतिहास भी समझ लेते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आखिर क्यों जरूरत पड़ी सरकार को, संविधान में बेसिकली इसकी व्यवस्था है, तो आखिर क्यों जरूरत पड़ी? तो देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए जलवायु विशेष के रूप में हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, कुछ जनजाति विशेष के रूप में कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है, सामरिक रूप से, सामरिक समझते हैं युद्ध की दृष्टि से, पड़ोसी देश, सीमाएं वगैरह जो ये सब चीजें होती हैं, सामरिक दृष्टि से हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, या किसी विशेष रूपरेखा, किसी विशेष प्रकार में बनाए रखने के लिए, किसी चीज के संरक्षण के लिए जरूरत पड़ी हमें संघ शासित प्रदेश। अगर हम इतिहास की बात करें तो जो भारत ब्रिटिश काल में जब भारत गुलाम था उस समय पर भी कुछ ऐसी ही व्यवस्थाएं होती थी, प्रिंसेस ऑफ प्रिविलेजेस वगैरह कहा जाता था, इस तरीके की चीजें उन्होंने छोड़ रखी थी। तो वो ऐसी चीजें थी कि आप उनको वहां पर मतलब जो है या तो अनियंत्रित है, सरकार
के लोकल जो शासन व्यवस्था है, स्थानीय राज्य मतलब जो शासन व्यवस्था थी, ब्रिटिशर्स के कब्जे में नहीं आ रहे थे वो लोग, या वहां पर कुछ ऐसा था जो केंद्र सरकार चाहती थी कि सीधा मेरे कब्जे में रहे। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि सीधे सीधे हमारे कब्जे में रहे, राज्य को ना मिले, या जैसे मैंने कहा कि सामरिक रूप से हो सकता है, कुछ जनजाति विशेष हो सकती है। तो ये इनका इतिहास ऐसा रहा है, और देश आजाद होने के बाद हमने अपने संविधान में भी इनकी व्यवस्था की है। अभी वर्तमान समय में हमारे पास 8 संघीय शासित राज्य, प्रदेश, क्षेत्र, जो आपको अच्छा लगे आप कह सकते हैं। इसमें भी 2 प्रकार हैं, एक संघीय प्रदेश या क्षेत्र विधानमंडल के साथ, और एक संघीय क्षेत्र या प्रदेश या राज्य विधानमंडल के बिना। तो ये तो इनका इतिहास हो गया कि हमने मतलब समझा कि क्यों आखिर इनकी हमें जरूरत पड़ी। जैसे कि लक्षद्वीप को हमने संघ शासित हमारा प्रदेश है, और अंडमान निकोबार भी संघ शासित प्रदेश है। अभी मैं आपको सारे नाम बताऊंगा। तो ये वहां पर एक विशेष जनजाति है जिसको संरक्षित रखने के लिए ये जरूरी था कि ये सीधा केंद्र सरकार के शासन में रहे। दूसरी चीज, वो हिंद महासागर होने की वजह से सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भारत का नक्शा अगर आप देखेंगे तो इसके साथ साथ लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां सारी जगह ऐसी नहीं है जहां इंसान जा सके, रह सके, कुछ कर सके। तो इसलिए भी जरूरी था, नहीं तो अगर किसी को सौंप देते या वहां पे कोई राज्य व्यवस्था होती तो सब आते जाते और दिक्कतें खड़ी हो सकती थी। तो ये तो बात हुई एक लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के बारे में, ऐसे ही हमारे पास होगा। तो 8 जो हमारे पास हैं संघ शासित प्रदेश हैं, उनमें आपका लद्दाख है जो कि सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर। दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है, और जैसा मैंने अभी आपको बताया अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है, और साथ ही एक प्रदेश है दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव। यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि दमन एंड दीव जो और दादरा एंड नगर हवेली जो हैं, इनको 2019 में सरकार ने एक कर दिया है। पहले ये 2 अलग अलग संघ शासित प्रदेश हुआ करते थे, सरकार ने इनको एक कर दिया है। अब यहाँ पर एक ही प्रशासनिक व्यवस्था है, मतलब एक ही प्रशासक होता है, वो चलाता है। तो इनको एक करने में कोई दिक्कत भी नहीं थी। दोनों का क्षेत्र लगभग एक जैसा है, दोनों पास पास हैं, दोनों बहुत छोटे छोटे हैं, कर सकते थे हम लोग। तो हमने 2019 में ये कर दिया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये सबसे नए संघ शासित प्रदेश हैं जो बनाए गए, संघ शासित क्षेत्र हैं जो बनाए गए, सबसे बाद में यही बने। और सबसे छोटा जो हमारा संघ शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। सबसे बड़ा लद्दाख, ये ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा लक्षद्वीप। इस सबके साथ यहाँ पर 2 चीजें और हैं समझने वाली। जैसा मैंने अभी कहा था कि विधानसभा के साथ और विधानसभा के बिना, तो इन 8 में से 2 दिल्ली और पुडुचेरी, जिसको पहले हम पौंडीचेरी के नाम से भी जानते थे, इन दोनों जगहों पर विधानसभा भी है, मुख्यमंत्री भी होता है, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश ही है। 8 में से बाकी के जो 6 बचे हुए हैं वहां पर सीधा केंद्र सरकार है। यहाँ भी दोनों में सीधा केंद्र सरकार का दखल, सीधा वहां पर अपना एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करती है, प्रशासक नियुक्त करती है। वो उपराज्यपाल के रूप में हो सकता है, सीधा सीधा प्रशासक के रूप में हो सकता है। उसके बाद जो है, अब हम बात करते हैं इन दोनों प्रदेशों की। तो देखिए, दिल्ली जो है, दिल्ली में विधानसभा है, विधानसभा की व्यवस्था है। दिल्ली में मुख्यमंत्री होता है, कैबिनेट है, मुख्यमंत्री भी है, लेकिन दिल्ली में ज्यादातर जो कंट्रोल है वो केंद्र सरकार का है। दिल्ली में इस चीज का झगड़ा भी है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार, मतलब राज्य सरकार यानी दिल्ली की जो सरकार है वो, और केंद्र सरकार, इनके बीच झगड़ा भी है शक्तियों के बंटवारे को लेकर। बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, देखा होगा। और एक पुडुचेरी है। तो क्योंकि ये दोनों पूर्ण रूप से मतलब ये राज्य तो हैं, इनको बना दिया गया है, लेकिन क्योंकि केंद्र का ही शासन है, तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा, इसीलिए यहाँ पर उपराज्यपाल
को नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर में भी उपराज्यपाल है, क्योंकि पूर्ण रूप से तो राज्य है नहीं जो हम वहां पर गवर्नर को ला करके गवर्नर को लाएंगे, गवर्नर को बिठा देंगे। और यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर, जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि संवैधानिक प्रमुख होते हैं, मुखिया होते हैं राज्यपाल किसी राज्य के, तो वहां यहाँ पर संवैधानिक प्रमुख वाली भूमिका तो है, लेकिन वो कार्यकारी और प्रशासनिक प्रमुख भी, प्रशासक की भूमिका भी है उनकी, और वो प्रशासक की भूमिका का भी यही अंतर है। जैसा मैंने आपको बताया कि एक ये केंद्र शासित प्रदेश में यही अंतर होता है कि वो सीधा प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं। वहां पर प्रशासक की नियुक्ति होती है जो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। यहाँ पर 2 राज्य हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, जहाँ पर विधानसभा तो है लेकिन फिर भी वहां पर केंद्र सरकार का दखल ज्यादा है, उनकी शक्तियां ज्यादा है। दिल्ली में तो झगड़ा भी इसी बात का। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि बाकी जो यूनियन टेरिटरी है वहां पर प्रशासक की नियुक्ति कर दी जाती है, तो वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था है, वहां पर इस तरीके की विधायी व्यवस्था नहीं है, और इस तरीके से इनकी शासन व्यवस्था चलती है। अब हम वापस लौटते हैं जहां से मैंने शुरू किया था, लद्दाख। अब हम बात करेंगे इस कंसेप्ट में, लद्दाख के परिप्रेक्ष्य में, लद्दाख के ऊपर, कि लद्दाख में आखिर ये प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, और क्यों शायद एक यूनियन टेरिटरी अगर लद्दाख ना होता तो ये प्रदर्शन ना हो रहे होते। इसके बारे में बात करें तो अब हम बात करते हैं लद्दाख के बारे में। देखिए, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी, जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, ये 2 संघ शासित प्रदेश सबसे नए हैं, राज्य नए हैं जिनको बनाया गया है। लद्दाख को संघ शासित प्रदेश तो बना दिया गया, ठीक बात है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि संघ शासित प्रदेश की जरूरत ही हमें मतलब तब पड़ती है जब वो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, किसी जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, किसी चीज विशेष के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। तो लद्दाख जो है वो हमारा महत्वपूर्ण है सामरिक दृष्टि से भी। वहाँ की जनजाति जो लोग हैं, जनजातियां ही हैं वहाँ पर ज्यादातर, जनजातीय लोग जो हैं उनका अपना विशेष रहन सहन, खान पान, पहनना ओढ़ना, ये सब चीजें हैं। उसके साथ ही वहाँ प्राकृतिक रूप से भी वहाँ पर बहुत कुछ विशेष है, विशेष चीजें हैं, तो वो चीजें भी हैं। तो लद्दाख के लोगों को प्रोटेस्ट करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि उनकी बात को नहीं सुना जा रहा था, या उनकी बात को सुनने के लिए अब उनके पास रास्ता नहीं बचा। एक चीज मैं छोटी सी और आप लोगों को यहाँ बता दूं, मुझे याद आ गई है कि दिल्ली और पुडुचेरी, जहाँ यहाँ पर विधानमंडल है, मतलब विधानसभा ही है, विधानमंडल में दोनों आते हैं, विधानसभा, विधान परिषद, तो इनका राज्यसभा में भी प्रतिनिधित्व है। बाकी के 6 जो जगह हैं लद्दाख को मिला करके, वहां उनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व 0 है, कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। लोकसभा में भी लद्दाख का प्रतिनिधित्व कम कर दिया गया, पहले ज्यादा था, अब वहां पर सिर्फ 2 लोकसभा सांसद होते हैं। तो उन लोगों का जो विरोध प्रदर्शन है, जो वो लोग अपना मांग कर रहे हैं, उनकी मांग यही है कि एक तो उनका जो है प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, जिससे कि वो अपनी बात को अच्छे तरीके से रख सकें, क्योंकि राज्य, जहाँ पर राज्य की व्यवस्था है तो वहां पर स्थानीय रूप से राज्य का शासन चलता है, उनकी अपनी व्यवस्था होती है, विधानसभा है और सब कुछ निर्धारित है, संविधान में लिखा हुआ है, उस हिसाब से वो चलते हैं। तो वहां पे जनता अपनी बात कह सकती है। जब मुझे देश के मुद्दों पे बात करनी होती है, जैसे अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो मैं उसको सोच के वोट करूंगा। बेसिकली मैं यूपी का रहने वाला हूँ, तो जब मुझे यूपी में, उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव होंगे और वहां पर जब मुझे वोट करना होगा, मैं वोट करूंगा, तो मैं उत्तर प्रदेश के मुद्दों को लेके वोट करूंगा कि मेरे प्रदेश में ये चीजें होनी चाहिए, या इन चीजों को लेके मैं वोट करूंगा। अब लद्दाख के लोग कहाँ वोट करें, किसको वोट करें? केंद्र सरकार का शासन है, 2 MP हैं, 2 मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके पास 2 सांसद हैं लोकसभा के। ये भी ध्यान रखना है कि दोनों लोकसभा के हैं, राज्यसभा को कोई सांसद नहीं है, तो वो उनके लिए ही सिर्फ वोट कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर कम कर दिया गया प्रतिनिधित्व घटा करके, पहले ज्यादा था। दूसरी चीज की जी केंद्र सरकार का सीधा दखल है, वहां पर सीधा शासन हो गया। अब वहां के लोगों को जो डर है, वो डर इस बात का है कि बाहर से कोई कंपनी, कोई आकर के, जैसे मान लीजिए अगर वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, वहां पर लोग अगर जाना शुरू कर देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वहां बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है, तो उन लोगों की जो एक आधारभूत संरचना है, जो उनका एक आधारभूत एक आधार है रहने का, वो आधार उनका खतरे में पड़ सकता है। किस सीधे केंद्र सरकार से बात होगी, किसी कंपनी को वहां पे अपना कोई प्रोजेक्ट लगाना है, होटल बनाना है, पुल बनाना है, खनन का काम करना है, माइनिंग का, या और चीजें,
तो वो सीधे फिर कर सकती है, केंद्र सरकार के साथ बात कर लेगी, अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, एग्रीमेंट कर लेगी। उन लोगों का ध्यान कौन रखेगा, या जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्राकृतिक रूप से उन जनजाति की मतलब चीजें हैं जो वहां पर उनको सहेज कर रखना बहुत जरूरी है, तो उनको आखिर सहेजेगा कौन। तो इसलिए यहाँ पर ये सारा जड़ है इस आंदोलन की, ये पूरा विवाद है। तो यहाँ पर जो है उन लोगों का जो प्रोटेस्ट है वो इन 3 चीजों को लेकर के है, 3 मुख्य रूप से 3 चीजों को लेकर के है। पहला तो वो चाहते हैं कि वहां पे विधानसभा हो। जैसा मैंने बताया कि राज्य होता है, विधानसभा होती है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, यूपी में जब विधानसभा चुनाव होगा तो मैं वहां जब बात करूंगा, सरकार चुनूंगा, तो मैं अपने यूपी के लोकल मुद्दे देखूंगा, और जब मैं लोकसभा के लिए चुनाव करूंगा तो मैं देश के मुद्दे देखूंगा। वहां के लोग तो लोकल मुद्दे देख ही नहीं सकते, किसी को सरकार ही नहीं चुन सकते, किसको चुने, वहां तो कोई है ही नहीं। तो पहली मांग तो उनकी ये है। दूसरी मांग उनकी ये है कि उनको 6वीं अनुसूची में जो है शामिल कर दिया जाए। संविधान की 6ठी जो अनुसूची है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये राज्यों को ज्यादा अधिकार देती है, राज्यों के पास इसमें ज्यादा पावर होती है, तो वो चाहते हैं कि हमको इसमें शामिल करें, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो इसमें भी शामिल नहीं उसको कर रखा है, क्योंकि भाई सीधा केंद्र का अधिकार है, तो वहां पर राज्य का तो विषय ही खत्म हो गया जब आपने उसको राज्य ही नहीं रखा। और तीसरी जो चीज मैंने आपको बताई, उनका जो डर है वो अपने माहौल को, अपने पर्यावरण को लेकर के है, कि आखिर इसको प्रोटेक्ट हम कैसे करें। अगर कोई बाहर से आकर के यहाँ पर कुछ करने लग गया तो हम उसको रोक नहीं पाएंगे, मना नहीं कर पाएंगे। तो ये 3 मुख्य रूप से उनकी मांगे हैं लद्दाख के लोगों की। और लद्दाख का जिक्र मैंने इसलिए किया, यूनियन टेरिटरी अगर ना होता, लद्दाख राज्य होता, तो शायद हमें ये बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर राज्य होता तो वहां के विधायक, वहां के लोग होते, वो लोग अपना कानून बना सकते थे, उनके पास 6वीं अनुसूची होती संविधान की, और जो राज्य अनुसूची जिसको कहते हैं वो होती, तो वो लोग कानून बना लेते। अगर उनको केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति की भी अनुमति की जरूरत होती तो विधानसभा से पास करके राष्ट्रपति को भेज देते, राष्ट्रपति उसको अप्रूव कर देते, उसको हस्ताक्षर कर देते, तो वो वहां कानून बन जाता। लेकिन इस समय वो लोग किससे कहें, तो ये एक संघ शासित प्रदेश में थोड़ा सा और एक अंतर हो जाता है। हमारा राज्य व्यवस्था मतलब एक राज्य जो पूर्ण राज्य है और संघ शासित प्रदेश है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बता दूं, दिल्ली में भी आपने देखा होगा कहीं भी दिल्ली सरकार या दिल्ली राज्य नहीं लिखा होता है, जहां भी आपने देखा होगा लिखा होता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। जहां भी दिल्ली गवर्नमेंट लिखा जाता है वहां ये लिखा जाता है, ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। दिल्ली में भी राजनीतिक पार्टियों की मांग है कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए, लेकिन ये संभव नहीं है। लद्दाख वाले लोगों के लिए इस वजह से दिक्कत है, और दिल्ली को अगर स्टेट बना दिया गया तो दिल्ली में दूसरे प्रकार की दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देश की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली में केंद्र सरकार का ही दखल होना जरूरी है, और यहाँ पर कि उनका दखल ज्यादा हो, उनके हिसाब से चीजें चले। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगी, समझ आया होगा लद्दाख का जो विरोध प्रदर्शन वगैरह है उनके बारे में कि आखिर क्यों है, और आखिर क्यों जरूरत पड़ी लद्दाख को विरोध प्रदर्शन करने की। साथ ही यहाँ पर हमने समझा कि क्या होता है संघीय व्यवस्था, मतलब यूनियन टेरिटरी और स्टेट टेरिटरी जो राज्य की व्यवस्था होती है। दोस्तों लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अपने वैल्यूएबल फीडबैक मुझे दीजिए।